खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि बेन स्टोक्स की सिलेक्शन पर मोहम्मद रिजवान भी शॉकेड आउट हो चुके हैं कि भाई इस बंदे की सिलेक्शन कैसे हुई। और वो खुद ना खुश हैं इस सिलेक्शन से जो की गई है फहीम अशरफ की। मतलब अब तो कैप्टन भी कहीं ना कहीं पर बीच में वो अभी तक हैरान है कि यार फहीम अशरफ की सिलेक्शन कैसे हुई। अब कल एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि कैप्टन मोहम्मद रिजवान बिल्कुल नाखुश है फहीम अशरफ की सिलेक्शन से कि भाई ये बंदा आया कैसे। और जाहिर सी बात है भाई, हैरानगी तो होगी। मोहम्मद रिजवान भी सोच रहा होगा कि यार मैं इतना अरसा लगाकर इतनी थूके लगाई फिर जाकर टीम में जगह मिली मुझे। और राणा साहब का पता नहीं क्या चक्कर है, जब भी कोई आईसीसी का इवेंट आता है तो ये कौन सी चाबी लगाते हैं डायरेक्ट टीम के अंदर। मतलब ये बेन स्टोक ही है, पाकिस्तानी बेन स्टोक। अगर ये बेन स्टोक ना होते तो उनको टीम में रखा जाता। अच्छा चलो, बेन स्टोक के सबसे पहले मैं आपको स्टेट सुना देता हूँ। अच्छा भाई, बेन स्टोक ने लगभग बॉलिंग की बात करें तो लगभग 35 मैचेस खेले, 34 इनिंग है, 1000 से ऊपर रन दिए और 26 विकेट लिए बेन स्टोक ने बॉलिंग कराते हुए। और अब बैटिंग की अगर बात करें तो लगभग 35 मैचेस खेले, उसमें भाई साहब 246 रन बनाए। कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं, बल्कि 50 होगी तो सेंचुरी लगेगी ना, मैं भी सेंचुरी बोल रहा हूँ, 50 तो है ही नहीं, सेंचुरी तो दूर की बात है। और हाईएस्ट जो स्कोर है वो 28,000 है, वो सॉरी बल्कि 28,000 तो चलो मुंह से निकल जाता है कि यार शॉकेड आउट तो कब से यूं कि फहीम की सिलेक्शन पर सिर्फ और सिर्फ 28 जो है वो इसका हाईएस्ट स्कोर है वनडे इंटरनेशनल के अंदर। अब यहां से अगर अंदाजा लगाया जाए तो फहीम अशरफ की सिलेक्शन आई थिंक किसी डोमेस्टिक के मैच में भी नहीं होनी चाहिए थी। पता नहीं वो कैसे यहाँ तक पहुंचा है, उसको किसने यहाँ पर रख लिया आखिरी टाइम के ऊपर, पता नहीं किसको फहीम अशरफ ने काल घुमाई। लेकिन एज अगर देखा जाए मैं तो यही कहूंगा भाई ये 100% पर्ची है बंदा, 100% पर्ची बंदा है। 26 विकेटें हैं इसकी 35 मैचेस के अंदर। यार डोमेस्टिक वालों को तो आपने तबाह कर दिया। अब सिलेक्टर के ऊपर आई थिंक मुझे यही लगता है कि जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान नाखुश है फहीम की सिलेक्शन पर, सिलेक्टर के ऊपर काफी जोर डाला गया फहीम को सिलेक्ट करने का, उसके बाद जाकर फहीम अशरफ को सिलेक्ट किया। वरना आपके आमिर जमाल कंफर्म थे कि वो स्क्वाड के अंदर शामिल है। फहीम अशरफ ने कोई चाबी घुमाई, किसी को कॉल की, जो भी किया फहीम अशरफ ने आखिरी 2 घंटों के अंदर अंदर फहीम को सिलेक्ट किया। उससे पहले फहीम अशरफ था ही नहीं स्क्वाड के अंदर। ये मैं स्क्वाड वाले दिन भी ये बात कह चुका हूं कि आखिरी के जो 2 घंटे थे उसके अंदर हमारे फहीम भाई की सिलेक्शन हुई है। वरना तो आमिर जमाल की जो पोस्ट आई थी इंस्टाग्राम, उसके अंदर आमिर जमाल भी हैरान रह गया। जो उन्होंने पोस्ट लगाई इंस्टा के ऊपर कि यार मेरी सिलेक्शन कैसे नहीं हुई, मुझे तो कहा गया था कि आप स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, और ये आखिरी टाइम के ऊपर क्या कर दिया, फहीम को रख लिया, मुझे बाहर कर दिया। अब देखा जाए कहीं ना कहीं पर तो आमिर जमाल आपके रेगुलर खेलते हुए आ रहे थे, वनडे भी खेल रहे थे, स्क्वाड के अंदर भी शामिल थे, टेस्ट भी आप उनको खिला रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको साथ भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब जैसी आईसीसी का इवेंट आया उसमें यकदम से एक बाहर से प्लेयर आता है जो अपनी पर्ची इस्तेमाल करता है, जो किसी को आई थिंक कॉल्स वगैरह करता है या फिर XYZ किसी बड़े को करता है कि यार मुझे सिलेक्ट करो, या किसी ने कहा होगा कि जी इस बंदे को सिलेक्ट करो, राणा साहब को टीम के अंदर लेकर आओ, तो राणा साहब को टीम के अंदर लेकर आ गए। अब सिलेक्टर तो मजबूर थे क्योंकि उनको सुननी पड़ती है कहीं ना कहीं से जो भी है। हालांकि क्रिकेट फैंस काफी तपे हुए थे कि यार इसके स्टेट्स ही नहीं है तो आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। आमिर जमाल एज अ बेस्ट था देखा जाए तो कहीं ना कहीं, भले उसने मैचेस कम खेले हुए थे लेकिन था तो सही कि यार हो जाता है। लेकिन एज अगर ऐसी सिलेक्शन होगी 35 मैचेस 26 विकेट, इसके अलावा 35 मैचेस 240 रन बनाए हुए बल्ले से, 28 हाईएस्ट स्कोर है, अगर ये सिलेक्शन आप करेंगे इस स्टेट की बुनियाद के ऊपर तो यार डोमेस्टिक वाले लड़कों के ऊपर क्या असर जाएगा। मतलब उनकी मेहनत आप समझ लो कि पानी के अंदर मिला रहे हैं। वो भी यही सोच रहे होंगे इस टाइम के ऊपर डोमेस्टिक वाले लड़के फहीम के स्टेट देखकर कि यार हमें कहीं ना कहीं पर परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, हमें एक पर्ची की जरूरत है। अगर हम अपनी एक पर्ची बना लें तो हम डोमेस्टिक में जो सारा साल क्रिकेट खेलते हैं हम उसमें परफॉर्मेंस देते हैं, विकेटें लेते हैं, बैटिंग से सेंचुरियां मारते हैं, तो इन चीज की हमें जरूरत नहीं, हमें भी पर्ची की जरूरत है। मतलब इमेज तो छोटे लड़कों के पास यही गया कि डोमेस्टिक खेल रहे हैं कि यार एक पर्ची की जरूरत है हमें कहीं ना कहीं पर। ऐसे सिलेक्शन नहीं बनती थी। अब रिजवान का ना खुश होना ये सही बात है, और कहीं ना कहीं वो खुद हैरान है कि यार हमने इतने अरसा झग मारा क्रिकेट के अंदर, डोमेस्टिक खेली, PSL खेला, वहां पर ना उम्मीद रहे वापस चले गए डोमेस्टिक के अंदर, घरों में जाकर बैठे, उसके बाद जाकर टीम के अंदर नाम आया, 15 के अंदर नाम आया, प्लेइंग 11 के अंदर जाकर 1 1.5 साल बाद अच्छे तरीके से नाम आना स्टार्ट हुआ, मौका मिला, ओपन किया, इतना खेला, उसके बाद जाकर हमारा नाम बना, कैप्टन बना।
और एक ये फहीम अशरफ है जो डायरेक्ट आया भाई, इन किया। आप समझ लो कि फहीम अशरफ ने स्क्वाड को लॉग इन किया, ईमेल लगाया, अपना पासवर्ड लगाया डायरेक्ट स्क्वाड के अंदर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फहीम अशरफ कोई हैकर तो नहीं है, या फिर बंदा कोई स्पेस से आता है। वो ऐसा होता है कि डायरेक्ट नीचे जमीन पे उतरता है, तो वो जमीन पर आते साथ दुनिया उससे हैरान हो जाती है। ये भी उसका वही हिसाब है, एलियन स्पेस से आता है ना, तो वो जैसी जमीन के ऊपर लैंड होता है तो वो पहले हैरान हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया। फिर जो अलग अलग चीजें होती है, जो मुख्तलिफ वहां पर लोग होते हैं, अगर वो भी देखना तो वो भी हैरान होते हैं कि यार ये आसमान से बंदा आया कैसे। वो भी सोचते हैं कि साला हम इतने अरसों से दुनिया में रह रहे हैं, हम कभी आसमान के ऊपर ऐसे नहीं गए और ऐसे नहीं उतरे जमीन के ऊपर, तो ये कैसे आ गया। तो ये फहीम अशरफ का भी सीन ऐसी है कि उसकी सिलेक्शन भी ऐसी हुई। तो चलो बस अब चल रही है सिलेक्शन और हो गई, पद स्क्वाड भी चला गया। अब तो ये खेलेंगे सही, राणा साहब की किस्मत अच्छी है। जब भी आईसीसी का कोई इवेंट होता है, किसी को राणा साहब कॉल कर देते हैं, राणा साहब की कॉल उठाई जाती है 2 घंटे पहले। राणा साहब बोलते हैं कि जी मुझे चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है, मेरी बीपीएल में परफॉर्मेंस है। तो राणा साहब को कहा जाता है जी बिल्कुल आप रुके 10 मिनट, 2 घंटे बाद स्क्वाड अनाउंस होगा तो आपका नाम आ जाएगा। राणा साहब भाई साहब 10 मिनट रुकते हैं, 2 घंटों बाद स्क्वाड अनाउंस होता है तो राणा साहब का नाम आ जाता है। वैसे स्क्वाड की अनाउंसमेंट 4:15 पे होनी थी, लेकिन राणा साहब की सिलेक्शन की वजह से 3 घंटे लेट किया गया था स्क्वाड अनाउंस, 6:15 पे किया था। ये मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूं थी कि यार ये जो फहीम अशरफ की सिलेक्शन थी ये आखिरी के 2 घंटों के अंदर हुई है। मतलब 4:15 पे स्क्वाड अनाउंस होना था, लेकिन इन्होंने 6:15 पे किया। उस टाइम फहीम को अंदर करा जा रहा था और सिलेक्टर बैठे हुए थे किसको लात मारे, तो उनको नजर आ गया आमिर जमाली इसको लात मारते हैं। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो विकेटें हैं, वो मैं किसी एक दफा प्लेयर को देख रहा था बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाला, तो वो ये बात कह रहा था, बड़ा प्लेयर था उनका, वो कह रहा था कि यार हमें खुद नहीं पता कि हमारी विकेटें हैं कैसी। मतलब कभी आप आओ बल्ले मारो, छक्के मारो, चौके मारो, बस चले जाओ, स्पिनर भी धुलेंगे, फास्ट बॉलर भी धुलेंगे, पता नहीं लगेगा कब कौन विकेटें लेगा। हमारी विकेटें ही साला डेड है, हम तभी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ये उनके एक इंटरनेशनल प्लेयर ने कहा था। तो कहीं ना कहीं पर आप वहां की सिलेक्शन और इंटरनेशनल क्रिकेट से अगर आप मुआवजा करेंगे तो आप गलत ही साबित होंगे। लेकिन हमारे वो आकिब जावेद जो ऐसे करते हैं, वो स्विंग थोड़ी बहुत होती है, रिफ करवा लें, थोड़ा पिच को रगड़ लें, वो कहते हैं कि जी फहीम की सिलेक्शन सही है। तो चलो जी देखेंगे चैंपियन ट्रॉफी में कैसी सिलेक्शन है। अब चल लेते हैं बाबा खुशदिल शाह के ऊपर। खुशदिल शाह साहब ने भाई साहब 13 मैचेस खेले। रन की बात करें तो 221 रन बनाए और हाईएस्ट भाई साहब का भाई 41,000 है। सॉरी, बल्कि दोबारा मैं सॉरी बोलूंगा आपको, खाली 41 है। ऊपर ही मुझे सॉरी तभी बोलना कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है क्योंकि बड़ा प्लेयर है। तो 28 को मैंने 28,000 कर दिया था, 41 को मैंने यहाँ 41,000 कर दी। इनका 41,000 ही है वैसे देखा जाए ना। खुशदिल शाह का ये 41,000 ये सिलेक्शन के एतबार से देखा जाए, क्योंकि सिलेक्टर्स को 41 के आगे बड़े बड़े जीरो नजर आए थे, तभी खुशदिल शाह को भी सिलेक्ट किया। अच्छा भाई 221 रन हाईएस्ट भाई साहब का, 41, 13 मैचेस है। 13 मैचेस में अगर आप 221 मारे, फिर टीम में सिलेक्शन हो, आपका हाईएस्ट स्कोर 41 हो, मुझे समझ नहीं आती है भाई, आप ही खुद कमेंट से बताएं। फिर 13 मैचेस के अंदर भाई साहब 3 विकेटें, 249 रन, ये इंटरनेशनल स्टेट बता रहा हूँ ओडीआई के। ये वो खुशदिल शाह वो वाहिद प्लेयर है जो गालियां खाकर स्क्वाड से बाहर चला जाता है। जब इस बंदे की वापसी होती है तो ये गालियां खाकर ही वापस आता है। अब ये जब जाएगा तो क्रिकेट फैंस की तरफ से आई थिंक 10-15 गालियां खाकर ही फिर जाएगा। वैसे देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्रिकेट फैन भी मजबूर होता है कि यार ये बंदा जब डिजर्व नहीं करता है क्यों लेकर आ। तो लेकिन 2 मैचेस में इस बंदे ने अच्छी बॉलिंग की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आकिब जावेद कह रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पर ये समझता हूँ कि इसको बैटिंग ऑलराउंडर बोले, बॉलिंग ऑलराउंडर बोले खुशदिल शाह को। फहीम को मैं बैटिंग ऑलराउंडर बोलूं, बॉलिंग ऑलराउंडर बोलूं, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा भाई, ये आप ही मुझे समझाएं। और कहीं ना कहीं पर जो मोहम्मद रिजवान ना खुश हैं कि यार ये बंदा नहीं आना चाहिए था, जाहिर सी बात है वो ना खुश ही होंगे और वो हैरान भी। वो स्टेट उसने देखे होंगे, कहीं ना कहीं पर पढ़ लिए होंगे स्टेट। रिजवान ने भी वो सोचने में लग गया होगा कि यार हमने इतना टाइम लगाया, हमारी इतनी क्रिकेट गुजर गई, ये बैन स्टोक की तरह पता नहीं इसने कैसी एंट्री मार दी और उसको सिलेक्ट भी कर लिया। अब बता छोड़ो भाई, कहीं ना कहीं पर अब देखेंगे इनको चैंपियन ट्रॉफी में। और मुझे आपने ये कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है कि फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को मैं बैटिंग ऑलराउंडर कहूँ या बॉलिंग ऑलराउंडर। आप क्या कहते हैं, आप भी बताइएगा, मेरे को समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं भी पिछले 10 दिन से कंफ्यूज हूँ। और मैंने जब ये खबर सुनी कि हमारे रिजवान साहब नाखुश हैं, फिर मैं खुद इसके अंदर पड़ गया कि यार कहीं ना कहीं पर वो सही नाखुश है, क्योंकि जो इनके स्टेट्स हैं वो गली क्रिकेट के भी नहीं। और गली क्रिकेट में एक असूल होता है कि जो बंदा घर से निकल के आता है उसने फील्डिंग ना की हो, वो डायरेक्ट भल्ला पकड़ लेता है। फहीम अशरफ का भी यही है
कि पूरा साल क्रिकेट नहीं खेले, डायरेक्ट ओडीआई में एंट्री, ये चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हो, बाकी जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, चलो निकलो यहाँ से, बाहर में जाओ, ये वाला सीन होता है इनका।